सबका स्वागत है बैंक के साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 19 जून का। और इधर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो आपको मैथ मैपिंग कंटेंट मिलने वाला है। अभी मैथ मैपिंग करने से क्या मतलब है, हम इस स्लाइड से समझते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इन्होंने लॉन्च किया एक इन्वायरमेंटल फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम भी कहा जा रहा है। ये जो मॉनिटर करने का काम करेगा क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ रिवर गंगा। जैसे आपको पता होगा कि रिवर गंगा जो है कितनी गंदी हो चुकी है, तो उसको जो है कैसे साफ़ किया जाए उसको मॉनिटर करने का काम करेगा ये ई मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी ई मॉनिटरिंग सिस्टम को जो डेवलप किया गया है बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने किया है, और ये आता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर डेवलपमेंट एंड गंगा रिवेंजेशन। और ये सब के सब जो आते हैं वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। तो आपको ये डायरेक्टली याद रखना है कि ये NMGC जो है अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है ये ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये एक तरह का पार्ट है प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना एंड गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज पोर्टल का। तो ये जो इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो बनता है प्रयाग इलाहाबाद जो है उसका नाम चेंज करके प्रयाग बनाया है, ठीक है, प्रयागराज बनाया गया है। तो उससे भी आप थोड़ा लिंक कर सकते हो कि प्रयाग जो है इसका ये पोर्टल का नाम है, और इसका आपको फुल फॉर्म भी पूरा याद होना चाहिए क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना एंड गंगा। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ गंगा को, इसके साथ जो यमुना है, यमुना रिवर है, उसको भी जो एनालिसिस करने का काम करता है कि कितनी उसमें गंदगी है, कितना वो साफ़ हो चुका है अब तक जो हमने एम किया उसके हिसाब से, तो वो सब एनालिसिस करने का काम करता है। अब हम ये प्रयाग पोर्टल के बारे में थोड़ा कुछ समझते हैं। प्रयाग पोर्टल एक तरह का रियल टाइम मॉनिटरिंग सेंटर है जिसमें प्लानिंग मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट और क्वालिटी ऑफ अ वाटर रिवर, कैसा है रिवर गंगा का या रिवर यमुना का, ये सब मॉनिटर करने का, रियल टाइम मॉनिटरिंग करने का काम होता है प्रयाग पोर्टल का। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा न्यूज़ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से आया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्टनर किया है SBI के साथ, और ये SBI के साथ पार्टनर करके प्रोवाइड करने वाले हैं एडिशनल डिजिटल पेमेंट सर्विस। और ये एडिशनल डिजिटल पेमेंट सर्विस का मतलब क्या हो, ये एडिशनल पेमेंट सर्विस देने वाले हैं किसको, जो भी ई माइग्रेंट पोर्टल के यूजर्स हैं ये। अभी ई माइग्रेंट पोर्टल के यूजर्स कौन होंगे, ये जो है माइग्रेटेड वर्कर्स जो अब्रॉड में रहते हैं वो होंगे। तो इनको जो है एडिशनल डिजिटल पेमेंट सर्विस देने का काम करेंगे। अभी एडिशनल में इतना बोल रहा हूँ तो इसमें एडिशनल कौन कौन सा आता है, तो इसमें आपको मिलेगा कि UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और NEFT, मतलब कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी देने का काम करेंगे जो भी इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स है अब्रॉड में उनको, ठीक है। तो ये जो है SBI का जो SBI पे प्लेटफॉर्म है, मतलब प्लेटफॉर्म टाइप है, तो वहाँ पे जाके ये जो है फैसिलिटी उठा सकते हैं, और इनको जो है एडिशनली ये सारे फैसिलिटी दी जाएगी, जैसे कि UPI हो गया, NEFT हो गया, ये दी जाएगी। ये अब तक नहीं था, लेकिन अब जो है SBI के थ्रू इसको लॉन्च किया गया। अब आप इसके बारे में समझते हैं क्या है ये ई माइग्रेंट प्रोजेक्ट। ई माइग्रेंट प्रोजेक्ट जो है 2014 में लॉन्च किया गया था, और इसके अंतर्गत ये बोला गया था कि जो भी इंडियन वर्कर्स इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट होती है जिस कंट्री में, उसमें जो प्रोसेस होता है उसको स्मूथ करने का काम करेगा, और उसको जो है उनको जो है सपोर्ट और गाइडेंस देने का काम करेंगे ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ हमारा टेबल्स फॉर्म में कंटेंट बना कर रखा है जिसकी वजह से आपको पढ़ने में हेल्प हो। तो पहला तो अवार्ड आ रहा है, ये है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये अवार्ड जो है राइटर्स को दिया जाता है, और ये अवार्ड जो दिया गया है, इस अवार्ड को जो लॉन्च किया गया है बाई इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। तो इस पर जो अवार्ड दिया है वो आप देख के चौंक जाओगे। कुछ 24 अवार्ड दिया है बाल साहित्य पुरस्कार के लिए, और कुछ 23 अवार्ड दिया है युवा पुरस्कार के लिए। तो आपके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 24 के 24 जो है अवार्ड और उसके साथ आप 23 और अवार्ड पढ़ के जाओ और एग्जाम में आपको याद रहे। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको ये सारे के सारे अवार्ड जितने भी है आप इसको सीधे स्किप करो। एग्जामिनर को भी पता है कि इसमें से अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, तो एग्जामिनर भी ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं करता जिसमें कि इसमें क्वेश्चन जो है पढ़ ही ना पाए बंदा। और अगर सेट कर भी देता है तो ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए इतना अवार्ड याद रखने, तो इससे अच्छा कि आप इसको सीधे के सीधे छोड़ दो। इसके बाद चलते हैं कि इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये कब लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था 2010 में, और इसमें जो जैसे कि बाल बोला है तो मतलब बच्चे होंगे इसमें जो भी राइटर्स होंगे, तो इनमें जो राइटर का एज होगा वो 9 से 16 साल के बीच में होगा। और इसमें जो भी राइटर्स होंगे वो कुछ 22 ऑफिशियल जो लैंग्वेज है हमारे इंडिया में उसमें राइट कर सकते हैं, इंग्लिश में राइट कर सकते हैं, और इवन राजधानी जो इनका लैंग्वेज है उसमें भी राइट कर सकते हैं। जिसकी आपको जो 24 अवार्ड दिख रहे हैं ये डिफरेंट जो लैंग्वेज में दिख रहा है वो इसी वजह से है। जैसे कि 22 इसमें से ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश,
और राजधानी, ये सब अवार्ड जो है टोटल अगर ऐड करें तो 24 कुछ अवार्ड्स होते हैं। तो वही आपको इधर दिख रहे हैं 24 बाल साहित्य पुरस्कार। तो अब इसके साथ ही एक और चीज़ आपको याद रखनी है, आप 24 के 24 अवार्ड भी याद नहीं रख सकते, लेकिन जो 24 के 24 अवार्ड है इसको किस किस कैटेगरी में दी गई है आप तो ये तो याद रख सकते हो। तो आपको जो ये याद रखना है कि 4 स्टोरीज में दी गई है, 5 शॉर्ट स्टोरीज में दी गई है, 7 जो है नॉवेल्स में दी गई है, 6 जो है पोएट्री में दी गई है, एक प्ले को दिया गया है और एक हिस्टोरिकल फिक्शन को दिया है। इसमें से मेरे से आप पूछोगे तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए तो हमें इंपॉर्टेंस पढ़ना है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो आप ये 2 चीज़ पढ़ो। जो एक ही अवार्ड दिया है ना, कि एक प्ले के लिए दिया गया है और एक हिस्टोरिकल फिक्शन के लिए दिया गया, तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी चाहिए। बाकी आप छोड़ सकते हो, बाकी आप स्टोरी पढ़ सकते हो कि 4 स्टोरी के लिए दिया गया ये अवार्ड। बाकी आप पूरा का पूरा सिरे से स्किप मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 में, और इसको जो है लॉन्च किया गया था 2011 में। और इसमें जो दिया जाता है ये अवार्ड वो राइटर्स को दिया जाता है जिसकी भी एज 35 या तो 35 ईयर्स से कम हो। और इस अवार्ड को भी डिफरेंट कैटेगरीज में बांटी गई है, जिसमें 10 जो है पोएट्री बुक्स को दिया गया है, 7 जो है शॉर्ट फिल्म स्टोरीज को दिया गया है, 2 जो है कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स को दिया है। और इसमें से हमारे इंपॉर्टेंट क्या बन जाए, जो एक अवार्ड दिए गए हैं, एक दिया गया ऐसे को, एक दिया गया नॉवल को, एक दिया गया है कुछ गजल को भी एक अवार्ड दिया गया है। तो जो भी एक अवार्ड दिया गया है ना, आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, आपको ये याद करना है। नेक्स्ट कुछ और अवार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आज का ये अवार्ड है, ये है वी संतरमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये जो दिया गया था वो ये दिया गया था 18 एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के वहाँ पे। और ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत। तो ये अवार्ड जो दिया गया था वो आपको पर्सन के नाम याद रखने, ये एक तरह के वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है जो कि चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं। ये है नाना मुथु जी। तो आपको ये नाम अच्छे से याद रख लेना है। ये तो हमने बात कर ली अवार्ड्स की। अब हम अवार्ड्स के साथ कुछ बुक्स भी पढ़ लेते हैं। तो बुक्स में जो पहला बुक है वो है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। तो आप इससे समझ सकते हो, इससे बुक से ही समझ सकते हो, इस बुक के नाम से ही, कि एक इनसाइडर व्यू की बात कर रहे हैं और वो सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं, मतलब कि आरबीआई की बात कर रहे हैं कि उसका इनसाइडर व्यू कैसा है। अब इनसाइडर व्यू कैसे पता लगा सकता है कोई बंदा, या तो कोई बंदा पहले से उधर काम कर रहा हो। तो इसी की वजह से ये जो आपको नाम दिख रहा होगा कल्पना जी जो है पहले ही जो है आरबीआई की फॉर्मर स्पोक पर्सन थी, जिसकी वजह से इनको जो है इनसाइड नॉलेज पता थी आरबीआई के बारे में, जिसकी वजह से इन्होंने इनकी जो जर्नी है आरबीआई के बारे में वो लिखा है कि आरबीआई कैसे चेंज हुआ है ये 25 साल के भीतर। तो ये 25 साल के भीतर कैसे चेंज हुआ है, इसमें जो भी कल्पना जी का जो जर्नी है उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। और ये लिख किसकी वजह से पाई है, क्योंकि ये जो है इनको इनसाइड व्यू पता था जो आरबीआई के बारे में, इसकी वजह से ये बुक लिख पाई है। तो आपको इससे याद रखना कि इनसाइड व्यू किसको पता था, कल्पना जी को पता था, क्योंकि कल्पना जी जो है एक तरह के स्पोक्स पर्सन थे फॉर आरबीआई। और ये जो है अपनी जो जर्नी है 25 साल की जो जर्नी है वो कैसे जो है आरबीआई ट्रांसफर हुआ उसके बारे में बताने के लिए बुक लिखा गया है। और ये बुक किसने पब्लिश किया, मैं कभी भी बोलता हूँ कि पब्लिशर का नाम याद नहीं करना, लेकिन बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया तो पब्लिशर का नाम है रूपा पब्लिकेशन इंडिया। इन्होंने जो है ये बुक पब्लिश किया है। इसका एक और बुक पढ़ते हैं। ये बुक आलिया भट्ट ने रिलीज़ किया, जो कि बॉलीवुड एक्टर है। तो ये बुक का नाम क्या, ये है एडवेंचरर ऑफ ईद फाइंड्स अ होम। ये तो मैं बोलूँगा लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बॉलीवुड एक्टर ने लॉन्च किया और कुछ इतना इंपॉर्टेंस बनता नहीं है। ये जो है एक इनका जो है चाइल्ड पिक्चरल बुक सीरीज़ है, मतलब ये बच्चों के लिए जो है बुक बनाई गई है। और ये बच्चों के लिए एक तरह की सीरीज़ बनाई है, बुक की कोई सीरीज़ बनाई है। तो आपको ये थोड़ा बहुत याद रखना है कि ये बुक का नाम थोड़ा बहुत और ये किसने लॉन्च किया, आपको ये याद रखना है बस। बाकी इतना कुछ मेरे ख्याल से एग्जाम में नहीं पूछना जाना चाहिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। नेक्स्ट कुछ पढ़ते हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग में। तो ये आ रहा है 18 एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 का। जैसे ये नाम से पता लग रहा है कि ये पीस के लिए दिया जाता है कि कौन सी कंट्री कितनी पीसफुल है, तो उसके लिए ये जो है अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो है अवार्ड रिलीज किया गया है भाई इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। और जिसमें इंडिया की रैंक यार बहुत खराब है यार। पिछले मैं 2-3 दिन से आपको न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको मिल रहा होगा इंडिया की रैंक बहुत खराब आ रही है, क्योंकि ये इसमें जो भी पीस इंडेक्स हो गया या जो जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, इसमें आपको इंडिया की रैंक थोड़ी खराब मिलेगी। अब ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये मोस्टली यूएस से या तो यूरोपियन यूनियन से होती है, ये बायस भी हो सकते हैं, ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपको तो रिपोर्ट पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको रिपोर्ट्स में ध्यान देना है। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो बहुत खराब है। इससे पहले जो इंडिया की रैंक थी वो 126 थी 2023 में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें जो टॉप वाली रैंक कौन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टॉप वाली रैंक जो है आइसलैंड मिलेगी आपको। इससे पहले भी जो मैंने आपको जेंडर गैप इंडेक्स में बताया था उसमें भी जो है टॉप में रैंक जो कर रहा था वो आइसलैंड ही कर रहा था। आपको ये जो अच्छे रैंक्स होते हैं ना, जैसे पीसफुल इंडेक्स हो गया, हंगर इंडेक्स हो गया, ये डिफरेंट जो अच्छे इंडेक्स होते हैं उसमें मोस्टली आपको नॉर्वे
आइसलैंड, ऐसे कंट्रीज मिलेंगे। तो आपको अगर कहीं नहीं भी पता ऑप्शन में, अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा हो, तो ये आप इसमें से कोई जो भी कंट्री है उसमें से एक ऑप्शन लगा सकते हो और मोस्टली चांस होगा कि आपका वो आंसर सही होगा। क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आइसलैंड जो है 2008 से ही टॉप में थी इस इंडेक्स में और अभी भी जो है टॉप ही कर रही है। तो अगर आपने पिछले साल में पढ़ा हो तो आपको आइसलैंड तो याद होगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है आइसलैंड नंबर 1 में था। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है आइलैंड, ये सेकंड नंबर पे आता है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ध्यान रखना। जो थर्ड नंबर पे आता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है थर्ड नंबर में है। और सबसे जो बेकार रैंक आई है वो आई है यमन में, कि यमन में जो है अभी पीसी नहीं है। आपको पता होगा कि यमन की क्या हालत है, तो यमन में जो पीसी नहीं है जिसकी वजह से जो 180 जो इनका रैंक आया, ये शायद से मैंने गलती कर दी, ये 180 रैंक नहीं है, 163 रैंक होगा। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, मैं इसको पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। ये 163 रैंक होगा, मैंने इधर 163 से 180 रैंक लिख दिया यार। चलो 163 रैंक है, ठीक है। इसका चलते हैं, एक एमयू साइन किया गया है भाई, अदानी ग्रुप ने साइन किया है भूटान डक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ। और ये जो है साइन कर रहे हैं, एक एमयू साइन किया जिसमें ये बोला है कि अदानी ग्रुप जो है डेवलप करेगी कुछ 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्लांट का भूटान में। और भूटान का एक ये प्रोविजन का नाम आप देख सकते हो, चुका प्रोविजन में इसको जो है डेवलप किया जा रहा है। ये हो गया हमारा जो 19 जून का जो डेली करंट अफेयर्स था। ये मैं मानता हूँ कि करंट अफेयर छोटा है, क्योंकि मैं करंट अफेयर छोटा ही बनाने की कोशिश करता हूँ जिसकी से आपको एग्जाम में रिवीजन करने के लिए हेल्प हो। ऐसा नहीं मैं आपको बड़ा बड़ा दे दूँ कंटेंट और आप जाके फिर उसको बाद में रिवाइज ही ना कर पाओ। तो मेरा कंटेंट ऐसे ही रहता है कि आप उसको रिवाइज कर पाओ और आप मैक्सिमम जो है इसमें क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में कर पाओ। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ भी ऐसे प्रोवाइड करता हूँ, डेली हो, वीकली हो या मंथली हो, ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से वो डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो, इवन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको मेरा कोई और वीडियो देखना है तो आप मेरा इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो, इसका मैं आपको वही मिलूंगा। अभी के लिए इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।